हेलो एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी तंवर और लक्ष्मी तंवर बेस्ट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। अभी लास्ट टाइम मैंने जो इस पे वीडियो बनाया था बायोगैस का, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा जो माइक्रोफ़ोन है वो जैसे यहाँ पे यूजिंग माइक्रोफ़ोन आ रहा है ना, उसमें वो ऑफ़ हो गया था, ऑन नहीं हो रहा था। तो अभी ये वीडियो दोबारा मैं बना रही हूँ, तो देख लेंगे आप यहाँ से। बायोगैस का प्रोडक्शन मैं इसमें बताऊँगी आपको। इससे पहले हमने देखा था कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमने देखा था, वाटर वेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी आप इसे कह सकते हो। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हमने माइक्रोब्स का यूज़ देखा था कि इनको ट्रीट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे वर्क करते हैं ना। तो इसमें आप देख रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक माइक्रोब्स और एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ पर यूज़ हो रहे थे, स्लज की फॉर्मेशन हो रही थी, फ्लोक्स बन रहे थे ना। अच्छा, तो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस की बायोगैस को का प्रोडक्शन करने के लिए माइक्रोब्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं। आप जानते हो बायोगैस के बारे में। बायोगैस क्या होती है? मीथेन मेनली बायोगैस का काम करती है, जिसको हम घरों में किसी भी हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली मीथेन होती है, बाकी अदर गैसेस का कंपोजिशन भी इसमें प्रेजेंट होता है। माइक्रोब्स जब किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं तो वहाँ से गैस प्रोड्यूस होती है। कोई भी गैस प्रोड्यूस होगी, गैस जो प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जैसे कि फर्मेंटेशन होती है जब ईस्ट की प्रेजेंस में, तो किसका ब्रेक डाउन करती है? वो ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज़ का। तो ग्लूकोज़ का ब्रेक डाउन करेंगे। आप जानते हो ग्लूकोज़ एक कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज़ कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन जब होगा तो CO2 गैस निकलती है। और आप जानते हो फर्मेंटेशन के दौरान CO2 गैस निकलती है, तो वो भी एक बायोगैस ही है। ठीक है, तो मेनली मीथेन को बायोगैस माना जाता है क्योंकि मोस्टली मिथेनोजेंस जो गोबर की प्रेजेंस में जो गैस जो गैस रिलीज़ होती है वो मेनली मीथेन होती है। तो इसीलिए से मीथेन को बायोगैस या फिर गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करती हूँ मैं टॉपिक। तो माइक्रोब्स देखेंगे बायोगैस के प्रोडक्शन में कैसे काम करते हैं। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस गैसेस का मिक्सचर है। प्रीडोमिनेंटली इसमें मीथेन प्रोड्यूस होता है, मीथेन का प्रोडक्शन होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी से, विच में बी यूज एज फ्यूल, और उसे हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। You have learned that microbe produce different type of gases and end product during the growth of metabolism। कि जब हम माइक्रोब्स की ग्रोथ कराते हैं तो जब उनका मेटाबॉलिज्म करते हैं तो डिफरेंट टाइप के गैस एंड प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, और उन गैस एंड प्रोडक्ट को ही हम बायोगैस कहते हैं। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गैस प्रोड्यूस होगी, जो वेस्ट गैस प्रोड्यूस होगी, वो डिपेंड करेगी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर कि कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो यूज़ कर रहे हैं। एक सेकेंड में ज़रा चेक कर लेती हूँ, शायद हाँ अभी चल रहा है। अभी मेरे को लग रहा है ना कि पहले मेरी वीडियो वेस्ट हो चुकी है, तो इसलिए एक बार चेक करना ज़रूरी था। ठीक है, हाँ तो यहाँ से जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि रिलेशन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज़ मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस, द मेन गैस प्रोड्यूस वाज CO2। जब चीज़ का डो का मतलब डो जैसे ब्रेड बनाए जाते हैं डो से, है ना। प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस के प्रोडक्शन में मेन गैस प्रोड्यूस, बीवरेजेस आप जानते हो जैसा वाइन, बियर प्रोड्यूस की जाती है ना फर्मेंटेशन प्रोसेस से, तो मेनली यहाँ पर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो भी क्या एक बायोगैस है। However, certain bacteria which grows anaerobically on cellulosic material, ऊपर वाले जो बैक्टीरिया हैं वो कह रहा है कि सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं ऑन सेलुलोजिक मटेरियल। और जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलोज मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में मीथेन अलॉन्ग विद CO2 और H2O। मतलब वो तीनों गैस ही प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, CO2 कम और H2 भी कम अमाउंट में। तो मेनली मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं कौन? एनारोबिक बैक्टीरिया, जब वो सेलुलोज मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है,
और इन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, इन एनारोबिकली बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस कहते हैं। तो मिथेनोजेंस कैसे बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम, इसका एग्जाम्पल दे दिया कॉमन बैक्टीरियम का, मिथेनोबैक्टीरियम। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। मैंने लास्ट टाइम आपको सीवेज ट्रीटमेंट बताया था, उसमें जो स्लज बना था, एनारोबिक स्लज कब बना था, जिसे हम एक्टिवेटेड स्लज कह रहे थे। आप जानते हो, आपको पता ना प्राइमरी स्लज था, तो प्राइमरी स्लज में तो सिंपल सेडिमेंटेशन था कि जो पानी को हमने थोड़ा स्टेगनेंट छोड़ दिया, खड़ा थोड़े बिना छेड़े छोड़ दिया था, तो उसमें जो भारी चीज़ें थी जैसे कि सैंड, पेबल्स, कंकड़ पत्थर थे, वो नीचे बैठ गए थे, तो वो तो प्राइमरी स्लज था। सेकेंडरी स्लज में हमारा एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म होता है, जिसमें जो फ्लोक्स होते हैं माइक्रोब्स के और फंगल के फ्लोक्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और उन ऊपर से पानी को निकाल लिया जाता है, और नीचे ऊपर वाले पानी को एफ्लुएंट बोल रहे थे और नीचे वाले जो फ्लोक बैठ गया था उसे हमने सेकेंडरी स्लज बोला, या फिर आप कह सकते हैं एक्टिवेटेड स्लज बोला। ये जो एक्टिवेटेड स्लज होता है, इसका ब्रेक डाउन करके इसको हम किस में ट्रीट कराते हैं, फिर एनारोबिक बैक्टीरियाज के साथ। एनारोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरियाज को किल करके मतलब डाइजेस्ट कर देते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गोबर गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। गोबर गैस भी कह सकते हैं आप, और इसको मैन्योर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ना। अच्छा, तो आगे देखो, दीज बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान इन मिथेनोजन बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है स्लज को ट्रीट करने के लिए। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन। ये बैक्टीरिया कहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। र्यूमन क्या है, कैटल्स मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी, जो हर्बीवोर जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब जो घास खाते हैं, प्लांट पर जो फीड करते हैं, उन एनिमल्स के स्टमक में, स्टमक का एक पार्ट है उसका नाम है र्यूमन। स्टमक के कई पार्ट होते हैं उसमें, जिसमें से एक का नाम है र्यूमन, और र्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, कैटल्स में पाया जाता है, तो र्यूमन में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, स्टमक के र्यूमन में ये बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है। अच्छा, a lot of cellulosic material present in the food of the cattle is also present in the rumen। क्योंकि कैटल के फूड में, गाय भैंस बकरी के जो फूड होता है उसके फूड में सेल्यूलोज ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और उसका डाइजेशन कहाँ होता है, र्यूमन में होता है। र्यूमन, दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द सेल्यूलोज एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल। तो र्यूमन, आप जानते हो ना, गाय भैंसों को भूसा खिलाया जाता है, और जो भूसा होता है वो सेल्यूलोज होता है, और उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना लिए हमारे लिए तो आसान नहीं है, हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में जो अपेंडिक्स होती है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करती है नहीं, हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आप जानते हो, वो स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, तो these bacteria help in the breakdown of the cellulose and play an important role in the nutrition of the cattle। तो र्यूमन में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और उसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं कैटल को। अच्छा, डू यू थिंक वी ह्यूमन बीइंग आर एबल टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट ऑन फूड। हमारे फूड में क्या सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, अगर होता है तो क्या ह्यूमन बीइंग उसे डाइजेस्ट कर सकता है? आंसर करके मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सअप आप मुझे कर देंगे, ठीक है। दस, इस प्रकार द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर। तो जो कैटल्स का एक्सक्रीटा होता है, डंग जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोबर कहते हैं, और उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। देखो, गोबर से गोबर गैस मतलब बायोगैस बनाई जाती है, तो उसमें हमें बैक्टीरिया डालने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ऑलरेडी मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ से आए हुए होते हैं, कैटल के र्यूमन से गोबर में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ द बायोगैस। डंग को हम बायोगैस के प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। ऐसा नहीं है कि गोबर से गोबर गैस बनाई जाती है, गोबर या फिर बायोगैस का प्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से किया जा सकता है, लेकिन अगर आप गोबर का उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, डंग का अगर आप उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसमें मिथेनोजेंस ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर गोबर का यूज़ कर रहे हो तो ये आपके लिए आसान प्रोसेस हो जाएगी, और उसमें आपको मिथेनोजेंस नहीं डालने पड़ेंगे। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक। बायोगैस, अब देखते हैं हम इस प्लांट में कैसे कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक टैंक होता है 10 से 15 फीट का,
उस टैंक में बायो वेस्ट आर कलेक्टेड। उस टैंक में हम क्या कलेक्ट करते हैं? बायो वेस्ट। बायो वेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब डोमेस्टिक वेस्ट। हमारे घरों से जो किचन का कूड़ा कचरा होता है ना, मतलब सब्जियों के छिलके, ख़राब सब्जियां हैं, घरों की रोटियां हैं जो बच चुकी हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट को हम उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जो कैटल्स के नीचे का गोबर, सूखा भूसा वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें आप वहाँ पे इकट्ठा कर लोगे, ठीक है, उसको बायो वेस्ट कहेंगे। तो और अ स्लरी ऑफ डंग इज़ फेड। स्लरी ऑफ डंग का मतलब है डंग का एक घोल, गोबर का एक घोल बना लिया जाता है और उसको उसमें ऐड कर देते हैं। टैंक में भर दिया ये हमने। अच्छा, अ फ्लोटिंग कवर इज़ प्लेस्ड ओवर द स्लरी। अब इस स्लरी के ऊपर एक कवर ढक देते हैं, विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक। आपने इस कवर को ना उस गोबर में मतलब बिल्कुल फ्लोट करके, मतलब ऐसा रख देते हैं, तैरता है वो उसके ऊपर, ठीक है। मान लो उसके ऊपर कुछ ढका हमने तो वो क्या करेगा? तैरेगा। मान लो जैसे कुछ कट्टे जैसा हमने उसके ऊपर रख दिया तो वो उसके ऊपर तैरेगा, मतलब ठीक है। अच्छा, जब उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा तो अब एयर तो उसके अंदर जा नहीं रही है, एनारोबिक बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जब उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा तो जो भी आपने कवर उसके ऊपर डाला है ना वो ऊपर उठने लगेगा, ठीक है, ऊपर उठने लगेगा। ऐसा ढकना जो उसके ऊपर से एयर उसमें से बाहर ना निकल सके, ठीक है, मीथेन उससे बाहर ना निकल सके। तो इससे क्या होगा? वो कवर ऊपर उठने लगेगा, और कवर ऊपर उठने लगा तो आपको पता चल जाएगा दिस इज़ द गोबर गैस या फिर बायोगैस। ये क्या जो ऊपर उठ रहा है ये गैस है, और ये क्या है? बायोगैस है। और उस बायोगैस को आप एक आउटलेट पॉइंट से बाहर निकाल लेते हैं। आउटलेट पॉइंट का मतलब है वहाँ पे एक छेद होता है, पॉइंट होता है, जिसमें आप एक पाइप अटैच कर देते हैं, और उस पाइप को सीधा आप अपने गैस सिलेंडर के साथ अटैच कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो बताता है कि तो जब जैसे जैसे ये जो कवर होता है राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक, ये राइज होता चला जाता है जैसे जैसे टैंक में गैस प्रोड्यूस होती है। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट। बायोगैस प्लांट में एक आउटलेट होता है जिसके थ्रू आप एक पाइप कनेक्ट करके बायोगैस को सप्लाई कर सकते हैं नियर बाय द हाउस, नज़दीक अपने घरों में। स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रो अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। जो आपका 10 से 15 फीट का आपने टैंक बनाया है, उस टैंक में नीचे क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 10.8 स्ट्रक्चर में, ठीक है, डंग वाटर, ठीक है। ऊपर आप देख रहे हो गैस होल्डर। गैस होल्डर मतलब एक कवर है उसका, ये गैस होल्डर है, जो कवर कर दिया आपने। जैसे जैसे गैस का प्रोडक्शन हुआ वैसे वैसे गैस होल्डर ऊपर चला गया। गैस होल्डर में आपने एक आउटलेट फिट कर दिया जहाँ से आप गैस को सप्लाई कर सकते हो। स्लज को रिमूव करने के लिए एक अलग से टैंक साइड में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और नीचे क्या है? डाइजेस्टर चल रहा है, नीचे डाइजेस्टर है, ठीक। अच्छा, डाइजेशन मतलब जहाँ पे प्रोसेस चल रही है। अच्छा, देखो अब द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड। जो स्लरी होता है ना उस स्लरी को हम वहाँ से रिमूव कर लेंगे जो डाइजेस्ट हो चुका होगा, क्योंकि एक ही से नहीं काम चलेगा, वो हमें चेंज करना पड़ेगा बार बार। जब ऑर्गेनिक मैटर कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा तो फर्मेंटेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगी हमारी। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो बार बार टाइम टू टाइम हमें उसे चेंज करना पड़ेगा मैटर को। अच्छा, जो कैटल डंग अवेलेबल लार्ज क्वांटिटी इन द रूरल एरियाज वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। जो ये कैटल डंग है मोस्टली विलेजेस में यूज़ किया जाता है, रूरल एरियाज़ में, और बहुत सारे वैरायटीज़ के लिए हम, क्योंकि वहाँ पर कैटल्स को रखते हैं, पालते हैं। तो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में ये प्लांट पाए जाते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इन यूज्ड फॉर कुकिंग और लाइटनिंग। कुकिंग और लाइटनिंग के लिए हम इसे यूज़ करें, मतलब घर में बिजली के लिए और गैस के प्रोडक्शन के लिए इसका हम गैस का प्रोडक्शन मतलब घर में गैस चूल्हे के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज शोन इन द फिगर 10.8। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC। आप इनको याद रखेंगे कि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन,
ये 2 ऐसी संस्थाएं थी जिनके एफर्ट्स से ये इंडिया में मेनली बायोगैस का प्रोडक्शन डेवलप किया गया था। अगर आपके स्कूल और घर के नियर बाई कोई भी ऐसा प्लांट है तो आप उसे ऑब्ज़र्व करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ये हो गया हमारा बायोगैस प्रोडक्शन। और माइक्रोब्स का यूज़ हमने इसमें देख लिया। माइक्रोब्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे भी एनारोबिक बैक्टीरिया यूज़ होते हैं जो कि डंग में प्रेजेंट होते हैं और कैटल के र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। लाइक करना तो भूल ही जाते हैं वीडियो को देख के। ओके।